गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं यादव सर है ना, एशिया रेंजर 2020 एग्ज़ाम के लिए आज अपन लोग फिजिक्स में अगला टॉपिक देखते हैं ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, गोली दर्पण। क्या पढ़ेंगे बेटा? गोली दर्पण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर कैसे बनाते हैं देखिए बेटा, है ना। ये देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? एक हॉलो स्फीयर। क्या लेते हैं? हॉलो स्फीयर। और ये जो हॉलो स्फीयर है बेटा किसका है? ग्लास का। किसका बेटा? ग्लास का। ये हॉलो स्फीयर है ना, ग्लास का बना हुआ है ना। ये आपको हॉलो स्फीयर समझते हैं ना, यानी बीच से खाली है। अब इस हॉलो स्फीयर को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कट। ये देखिए, कट कर दीजिए। ये जो कट कर रहे हैं बेटा, है ना, इसको हम दो तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसको हम दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए कैसे। एक बार आप इस कटिंग जो पोर्शन है उसको आप इस तरीके से रख लीजिए, है ना, और इसके आउटर सरफेस को आप पॉलिश कर दीजिए। किस सरफेस को बेटा? आउटर सरफेस को। और एक बार हम उस कटिंग जो सरफेस है उसको अपोजिट ऐसा पलटा कर रख देते हैं। लेकिन इसको पॉलिश कैसे करना है? इनर सरफेस से, है ना, हमेशा याद रखें। बस अंतर क्या है? पॉलिश का। यहाँ देखो पॉलिश सरफेस कहाँ है? आउटर में है ना। ये आपको ये पॉलिश्ड सरफेस है। क्या है बेटा? पॉलिश सरफेस। और इसका जो पॉलिश सरफेस कहाँ है? इनर सरफेस है। ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है ना, ये जो पॉलिश्ड सरफेस है, देख लीजिए। ठीक, यानी ये वाला पोर्शन क्या होगा आपके लिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह। ये भी इसका परावर्तक सतह बेटा, इसको भी बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ये भी परावर्तक सतह है। क्लियर हो गया? अगर इसका परावर्तक सतह अंदर के साइड रहता है बेटा, इस मिरर का नाम लिखते हैं अपन लोग कॉनकेव मिरर। ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं अपन लोग? कॉनकेव मिरर। और इस मिरर का नाम हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं बेटा उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं बेटा? उत्तल दर्पण। और इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ठीक, तो ये है। तो अंतर केवल क्या है अवतल और उत्तल में? केवल रिफ्लेक्टिंग साइड से है। अगर रिफ्लेक्टिंग साइड इनर सरफेस है तो क्या बन जाता है? कॉनकेव। यानी कॉनकेव सरफेस क्या है? ये जो कॉनकेव है वो सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, और ये कन्वेक्सो है ना, जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अब ये जो दर्पण होता है इसके छोटे छोटे डेफिनेशन होते हैं बेटा। क्या होते हैं? डेफिनेशन, है ना। तो उसको मैं थोड़ा जल्दी आपको बता देता हूँ बेटा डेफिनेशन को, है ना। ये आपको ध्यान रखना। चलिए, और अपन कोशिश करेंगे एक ही दर्पण से दूसरे दर्पण का भी जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम टू सेम रहता है बेटा, इसलिए आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। तो दोनों के लिए सेम है। एक का देखते हैं। ये हमने हॉलो स्फीयर लिए थे। ये इसका क्या है बेटा? कटिंग पोर्शन है। ये है कटिंग पोर्शन। हमने यहाँ से क्या कर दिया? पॉलिश। ये हमने पॉलिश कर दिया बेटा, है ना। ये कौन सा मिरर बन गया बोलो? कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं बेटा? अवतल दर्पण। अब ये ध्यान रखना बेटा, ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, इसका नेमिंग कर लेते हैं M1 M2। M1 M2 ये हमने नेमिंग कर लिया, है ना। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ये जो दर्पण होता है इसका जो मिडिल पॉइंट है बेटा, क्या है? मिडिल पॉइंट, है ना। ये देखिए, ये जो मिडिल पॉइंट है ये क्या कहलाता है? पोल। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको ध्रुव। ठीक है, तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। क्लियर? ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पोल को P से बेटा। ठीक, ये जो सेंटर है बेटा स्फीयर का, है ना, क्या है? सेंटर का स्फीयर का जो सेंटर है उस मिरर का क्या कहलाता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेंटर ऑफ
कर्वेचर, ये आपको, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर मिरर। तो दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है बेटा, ठीक है। इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होती बेटा, ये है ना वक्रता केंद्र, और ध्रुव को जो मिलाने वाली लाइन होती, इसको बोलते बेटा अपन लोग मुख्य अक्ष। क्या बोलते बेटा? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, ये आपको ध्यान रखना ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना, ठीक। साथ साथ ये जो मिरर है, ध्यान दीजिएगा ना, ये जो मिरर है, इस मिरर का जो डायमीटर है बेटा, ये मिरर का डायमीटर है ना, याद रखिएगा। ये जो मीटर का जो डायमीटर है, इसी को हम लोग बोलते हैं द्वारक, द्वारक, अपर्चर, अपर्चर, ठीक है, द्वारक बोलते हैं इसको, है ना। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ठीक, ये आपको ध्यान रखना। अब अगर कोई लाइन, याद रखिएगा ना, अगर कोई लाइन मुख्य अक्ष के समानांतर आती बेटा, अगर कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, यानी हम ऐसे लाइन, ऐसे जो रेज होते हैं, वो रेखा जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल लाइन। वो हमेशा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती बेटा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, हम उसको क्या बोलते हैं? फोकस। याद रखेंगे ना, फोकस, ठीक है। हर लाइन फोकस से नहीं जाता बेटा, हर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से जो समानांतर आती है, दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, वो बिंदु क्या कहलाती है? फोकस कहलाती है। अगर ये रेज, ये जो किरण है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं आएगी, तो ये फोकस से भी नहीं जाएगी बेटा, वो कहीं और जाएगी। याद रखिएगा, है ना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद छोटी सी बात और याद रखिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है, ये, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और हम इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्रुव से फोकस, ये देखो, ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। तो जो डेफिनेशन हमने कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ते हैं, सेम टू सेम उत्तल दर्पण के लिए भी सेम रहता है बेटा। दोनों के लिए क्या रहता है? सेम रहता है। ये आपको ध्यान रखना। जितनी बातें हमने अवतल दर्पण में डिस्कस किया है, वो पूरा का पूरा उत्तल दर्पण के लिए भी एप्लीकेबल है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर? ठीक है ना बेटा? ये है। अब जनरली हम लोग जब दर्पण का सिंबल बनाते हैं, दर्पण को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इतनी चीज़ों को ध्यान नहीं देते बेटा। हल सिंपल हम 3 बातों को ध्यान देते हैं। देखिए कैसे। जब भी आपको अवतल दर्पण बनाना है, तो आप क्या करेंगे? ये अवतल दर्पण हो गया, आपको मुख्य अक्ष दिखाना है, ध्रुव दिखाना है, फोकस दिखाना है और वक्रता केंद्र। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। इस तरीके से, है ना, अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। अगर हमको उत्तल दर्पण दिखाना है, तो बिल्कुल सेम टू सेम, ये उत्तल दर्पण का क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष, ये है ना मुख्य अक्ष। पी को क्या बोलते हैं? ध्रुव। एफ को फोकस। सी को क्या बोलते हैं बेटा? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो जो है ना, इतना ही बस अपने को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? इतना ही रिप्रेजेंट करना है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है। अब हमको क्या बनाना है? इस अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, है ना, अगर हमको प्रतिबिंब बनाना है किसी भी वस्तु का,
तो हमको उसके लिए प्रतिबिंब बनाने के नियम जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? नियम, रूल, है ना बेटा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम, ये आपको ध्यान। तो पहला क्या है देखिए, रूल नंबर 1, दोनों साथ साथ डिस्कस करेंगे बेटा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे बेटा। ये अवतल दर्पण के लिए हो गया और ये उत्तल दर्पण के लिए। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से दूर जाती है। ये आपको ध्यान, ये पहला रूल है बेटा। सेकेंड रूल क्या है? जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये आपको ध्यान, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार उत्तल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में कैसे बोलेंगे? जो प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यह रूल नंबर 2 है बेटा। रूल नंबर 3, ये देखिए, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात, है ना, अवतल दर्पण में उसी बिंदु, है ना, अवतल दर्पण में उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक इसी प्रकार जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इफ अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर बैक टू द सेम इनिशियल पाथ, सेम इनिशियल पाथ, यहाँ कैसे बोलेंगे बेटा? इफ अ रे, है ना, इंसिडेंट एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर टू अपेयर आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर, ए कन्वेक्स मिरर, बैक टू द सेम इनिशियल पाथ। ये 3 रूल हो गए बेटा। रूल नंबर 4 होता है, जो प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में ध्रुव पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के दूसरे साइड से निकल जाती है। अर्थात जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है, परावर्तन के पश्चात भी मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाते हुए उसके विपरीत साइड से चली जाती है। यह आपको ध्यान रखना। यहाँ भी देख लो बेटा, कन्वेक्स मिरर में जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के दूसरे साइड से सेम एंगल पर परावर्तित हो जाती है। ये आपको ध्यान, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन करने के लिए किसी भी वस्तु का अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से बनाने के लिए हमको ये 4 रूल पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये रूल्स नहीं पूछेंगे परीक्षा में, लेकिन हम इसके बिना इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। गुड। तो देखिए, हम इसको इमेज फॉर्मेशन को कैसे करें, याद करें। बहुत से बच्चे बोलते रहते हैं हमेशा कि सर जो आप प्रतिबिंब बनाते हो अवतल दर्पण को, हमको याद ही नहीं रहता। तो मैं पहले आपको बेटा याद करने का तरीका सिखाता हूँ, है ना। क्या करता हूँ? याद करने का तरीका।
कैसे आप बहुत सरल तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, ये आप अच्छे से समझ लीजिए बेटा, है ना। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा, है ना, बनाए गए प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण द्वारा कैसे याद करेंगे ना, देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक। ये इसका मुख्य अक्ष है बेटा, ये इसका ध्रुव है, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, ठीक है। अगर वस्तु अनंत पर है, क्या है बेटा, वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर, याद रखिएगा। तो नीले इंक से लिख रहा हूं, जो प्रतिबिंब है डेस लगा दिया हूं, काले वाला क्या है, वस्तु के लिए, है ना, ये आपको ध्यान। अब वस्तु को आप क्या करिए, थोड़ा सा पास ले आइए। जैसे हम इसको थोड़ा सा पास ले आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो वस्तु है ना, वो दर्पण की ओर आ रहा है। देखोगे आप, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से दूर जा रहा है, ये है। तो जैसे हम वस्तु को थोड़ा पास लाते हैं, अब उसके हम पोजीशन क्या बोल सकते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यानी वस्तु पास आ रहा है दर्पण की ओर, और प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दर्पण से दूर जा रहा है बेटा। क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। वस्तु को और पास लाइए तो नई पोजीशन क्या हो जाएगी, बताइए, वक्रता केंद्र पर आ जाएगा। तो अब देखोगे प्रतिबिंब भी कहाँ आ जाएगा, वक्रता केंद्र पर। यह आपको ध्यान है, यही एक ऐसी पोजीशन है बेटा जहाँ प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का क्या होता है, मिलन होता है। क्या होता है बेटा, दोनों का मिलन, यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते। कब, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते, स्पर्श करते, एक ही बिंदु पर फॉर्म होते हैं। यह आपको ध्यान रखें, ठीक है। वस्तु को थोड़ा और पास ले आइए तो कहाँ गया वस्तु की नई पोजीशन, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो आप देखोगे जो प्रतिबिंब है थोड़ा और दूर चला जाएगा बेटा। अब क्या बोलेंगे, इसकी पोजीशन वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, ठीक है। वस्तु को और पास ले चलते हैं, कहाँ, फोकस पर बेटा। तो देखोगे प्रतिबिंब वापस कहाँ जाता है, अनंत पर आ जाता है। यह आपको ध्यान रखना, ठीक। यानी जैसे जैसे वस्तु कहाँ जा रहा है, दर्पण की ओर मूव कर रहा है बेटा, उसी प्रकार प्रतिबिंब जो है दर्पण से दूर जाते जा रहा है। यह आपको ध्यान रखना। अब आते थोड़ा और पास लेके चलते हैं। तो अगर वस्तु को मैं कहाँ ले गया, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे बनता है भाई। अब आपको याद होगा, हमने बहुत बार अभी डिस्कशन में देखे थे, पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें जो प्रतिबिंब था वो दर्पण के कहाँ बनता था, पीछे बनता था। तो दर्पण के जब भी पीछे बनेगा प्रतिबिंब, वो क्या होता है, आभासी। क्या होता है बेटा, आभासी। इसकी एक और खासियत है, आभासी हमेशा क्या होता है बेटा, सीधा होता है ना, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और ये जो होता है वो इरेक्ट होता है बेटा, ठीक। साथ ही साथ ये बड़ा होता है वस्तु से। क्या होता है, बड़ा होता है। इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए थोड़ा और डिस्कशन को लेते हैं शुरुआत से। जब वस्तु हमने अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। कहाँ पर बना, फोकस पर। ये जो पहला जो प्रतिबिंब है बेटा, फोकस पर तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर वस्तु की जो साइज है
वो दो चीज़ याद रखना। बहुत सारे राइटर क्या बोलते हैं इसको, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, पॉइंट इमेज, क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट इमेज। या दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ये आपको ध्यान रखना, वस्तु से छोटा यानी स्मॉल, स्मॉल है ना, स्मॉल है ना, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा स्मॉल टू कंपेयर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या बनता है, छोटा बनता है, स्मॉलेस्ट भी लिख देते इसी को, ठीक है ना बेटा। अब जैसा चाहे वैसा याद रख लीजिएगा, क्लियर। तो यहाँ पर दो प्रकार के वर्ड यूज होते हैं, ये तो वस्तु छोटा बना सकते हैं और ये पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है ना। मैं आपको एक एक को अलग अलग डिस्कशन करूँगा। उसके बाद जैसे वस्तु को थोड़ा पास लाते हैं, ये वस्तु से क्या रहता है, ये भी छोटा रहता है, ये जो इमेज होता है वस्तु से छोटा ही होता है बेटा, याद रखिए, ठीक, ये भी वस्तु से छोटा होता है। यहाँ पर देखिए पहले बिंदु था, या वस्तु से छोटा बोल सकते हैं उसको, उसका तो वस्तु से छोटा हो गया, मतलब तो छोटा दोनों ही था, लेकिन ये उसकी तुलना में अगर इमेज की बात करें, इससे इसकी इमेज की साइज और इसकी इमेज की साइज की बात करें तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, लेकिन ये क्या हो जाता है, वस्तु के बराबर, ये वस्तु के बराबर, ये वस्तु के क्या होता है बेटा, बराबर, है ना, इक्वल साइज, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। ये आपको ध्यान, ये दोनों ही वस्तु से छोटे थे, ये बिल्कुल सेम साइज का था जब वक्रता केंद्र पर बना। अब जैसे हम वस्तु को कहाँ ले आते हैं, वक्रता केंद्र, कहाँ ले आते हैं बेटा, वो है ना, वस्तु को कहाँ ले आते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, चौथे नंबर का देखो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये जो होता है वस्तु से बड़ा, अब बड़ा शुरू हो जाएगा बेटा, वस्तु से बड़ा, इक्वल साइज आ गया, अब उसके बाद बड़ा होते जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, वस्तु से बड़ा, है ना, याद रखना, ठीक है। इन लार्ज, इन लार्ज, है ना, इन लार्ज, इन लार्ज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वस्तु से क्या हो गया, बड़ा, ये आपको ध्यान रखना। ये भी बड़ा रहेगा बेटा, वस्तु से, वस्तु से बड़ा, सारे वस्तु से बड़ा है ना बेटा, याद रखना। ये भी इन लार्ज साइज लिख देते हैं, इन लार्ज साइज, शॉर्ट फॉर्म में अपन ऐसा भी बोल देते हैं, है ना, ये भी बड़ा है, ये आपको ध्यान। लेकिन ये इनकी खासियत क्या होती है, ये जो पांचों इमेज बने बेटा, यहाँ से ये पूरा जो 5 इमेज बने यहाँ से, ये जो 5 इमेज, पहले 5 इमेज है ना, ये पांचों के पांचों इमेज कैसे होते हैं बेटा, वास्तविक होते हैं। क्या होता है बेटा, वास्तविक। वास्तविक मतलब क्या बोलते हैं, रियल इमेज, बोलो ना, रियल इमेज, ये वास्तविक इमेज होते हैं, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, रियल इमेज होते हैं बेटा, याद रखना। ये पांचों के पांचों वास्तविक होते हैं। एक मात्र आभासी वाला प्रतिबिंब बनाता है जो दर्पण के पीछे रहता है, बड़ा रहता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी और डिस्कशन कर लें तो ध्यान से समझिएगा अच्छे से, है ना। डिस्कशन आपको याद होगा बेटा, हमने पिछले लेक्चर में बात किए थे क्या, एम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या लिखते हैं, माइनस भी बटे यू, माइनस भी बटे यू, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। तो देखिए जहां पर भी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से छोटा होगा, ये दोनों कंडीशन में, तो इन दोनों कंडीशन के लिए, इन दोनों कंडीशन के लिए एम का जो वैल्यू आएगा वो 1 से छोटा होगा बेटा। क्या होगा, 1 से छोटा, क्योंकि आपको पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होगी, वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 से कम मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर देखो बेटा, तीसरी पोजीशन में जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखा था तो प्रतिबिंब भी यही बनता है ना। यहाँ जो प्रतिबिंब मिलेगा उसका जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, बराबर, क्योंकि आपको मालूम है प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है
वो वस्तु के ऊंचाई के क्या है, बराबर है ना बेटा, तो दोनों कट जाएंगे सेम साइज होने के कारण, और कितना आ जाएगा मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये चौथे नंबर पांचवें नंबर दोनों क्या देख रहे हैं, ध्यान देखो, वस्तु से बड़ा बनाते प्रतिबिंब, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन इन दोनों के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। ये भी बड़ा बनाता है, इसलिए इसका भी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, आपको पोजीशन भी पता चल गई, उनकी डिटेल भी आपको पता चल गया है ना, और इनका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, साथ साथ आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण जो होता है दोनों प्रकार की इमेज फॉर्म करते हैं बेटा, आभासी इमेज भी फॉर्म करता है और वास्तविक इमेज भी फॉर्म करता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये दोनों प्रकार की इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, इनका लीनियर मैग्निफिकेशन हर एक पोजीशन का आपको ये भी पता चल गया, आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है ना बेटा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का भी डिस्कशन करेंगे, उसके भी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसके भी है। हमको प्रतिबिंब बनाना बेसिकली नहीं है, हमको प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है उसकी सारे डाटा हमको जानकारी के रूप में पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखें। क्योंकि हमारा जो पैटर्न है बेटा, एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये आपको ध्यान रखें। इसलिए आपको ये पूरा एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर का वस्तु को पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, उसकी नेचर क्या होती है, वस्तु से छोटा बनता है कि वस्तु से बड़ा बनता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है ना बेटा, गुड। अब हम इसमें देखते हैं क्या, उत्तल दर्पण। क्या देखते हैं बेटा, उत्तल दर्पण, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो अवतल दर्पण में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किए, लेकिन उत्तल दर्पण में आप देखेंगे बहुत कम हो जाता है, आसान हो जाता है बेटा। ये है, ये हमारा आ गया कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक है बेटा, ये उत्तल दर्पण। अब देखिए हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक उत्तल दर्पण है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये इसका ध्रुव है बेटा, ये फोकस हो गई, और ये उसकी वक्रता केंद्र। क्या हो गया बेटा, वक्रता केंद्र। अगर हम वस्तु को कहाँ रखते, सबसे पहले रखते बेटा वस्तु को अनंत पर। कहाँ रखते बेटा, वस्तु को अनंत पर। जैसे हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है बेटा, फोकस पर बनता है, याद रखना। कहाँ बनता है बेटा, फोकस पर बनता है। और आपको पता है ना बेटा, जब भी फोकस पर बनेगा, जब भी फोकस पर बनता है क्या हो जाता है बेटा, बताओ। जब भी फोकस पर बनता है ना, है ना, बिंदु वस्तु का बनता है, छोटा बनता है। लेकिन एक और खासियत है ये, है ना, क्या लिखेंगे अपन लोग, यहाँ की जो इमेज की कहानी है, बिंदु होगा, या हम क्या लिख सकते हैं, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना, वस्तु से छोटा होगा। क्लियर, वस्तु से छोटा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, दर्पण के कहाँ मर रहे हैं ये, दर्पण के पीछे। कहाँ मर रहा है, दर्पण के पीछे। और जब भी दर्पण के पीछे यानी कि, है ना, पॉलिश सरफेस साइड मिलता है, तब हम हमेशा क्या बनता है, आभासी। यानी ये सारे जो प्रतिबिंब बनाएंगे, ये कौन, उत्तल दर्पण, वो सब के सब क्या होंगे बेटा, आभासी होंगे, याद रखना। ठीक है, आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज फॉर्म करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, नंबर 2 आता है बेटा, वस्तु को आप कहाँ रख सकते हैं, ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी। क्या बोलेंगे बेटा, वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रख सकते हैं। अगर हम कहीं भी रखते हैं बेटा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। ये भी क्या होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, स्मॉल साइज ऑफ, है ना, स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा बेटा, ये आपको ध्यान है। ठीक, दोनों ही छोटा बनेंगे और इसकी केवल 2 ही पोजीशन होती है। ठीक है,
दोनों ही इमेज कैसे बन रहे हैं, दर्पण के पीछे, यानी दोनों ही क्या हैं, आभासी है बेटा, याद रखना अच्छे से, दोनों ही क्या हैं, आभासी, ये आपको ध्यान, दोनों ही इमेज आभासी है, दोनों ही क्या है, दर्पण के पीछे बन रहे हैं। इसके लिए क्या होगा, दोनों के लिए m का मान क्या आएगा, लेस देन 1, m मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन, दोनों ही पोजीशन के लिए m का मान लेस देन 1 आएगा, याद रखना है ना। ये देखो साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ज़्यादा रहेगा हमेशा प्रतिबिंब की ऊंचाई से, इसलिए हमेशा एक से कम आएंगे, हमेशा एक से एक कम, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया। एक से कम आएंगे, साथ साथ क्या आएंगे, हमेशा इसका जो मान आएंगे वो आभासी बनता है, और आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा, क्या होता है, सीधा, क्या होता है, सीधा, ये आपको ध्यान रखना है ना। आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, इसलिए जो m का वैल्यू मिलेगा एक से कम तो मिलेगा, बट हमेशा जो उसका नेचर होगा वो पॉजिटिव नेचर का रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव नेचर का, क्या रहेगा, पॉजिटिव नेचर, क्योंकि आभासी आना है और वो भी कैसे आना है, एक से छोटा, तो कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव नेचर का। अगर हम नेचर की बात करें इन दोनों इमेज के, तो m हमेशा इनके लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव नेचर का रहेगा, याद रखना, यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए m हमेशा कौन सा साइन रहता है, उसमें पॉजिटिव साइन। जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, कोई भी दर्पण बनाए, तो उसका हमेशा जो m का नेचर होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है, जबकि यही बात अवतल दर्पण में दोनों चीज था, अवतल दर्पण, याद रखिएगा ना, अवतल दर्पण दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते थे बेटा, याद है ना। एक प्रकार का कैसे बनाता था, वास्तविक, इससे 5 प्रकार की इमेज बनते थे, है ना, 5 पोजीशन में, और एक आभासी बनाता था, लास्ट वाला जो 6वां पोजीशन है बेटा, ये आभासी, ठीक, आभासी बनता है। यहाँ के लिए m का वैल्यू जिसका नेचर जो होगा हमेशा निगेटिव होगा, नेचर की बात करो ना बेटा, वैल्यू तो आपको बता दिया था, m 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा होगा कि 1 के बराबर होगा, ठीक। आभासी प्रतिबिंब का हमेशा जो m का नेचर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान। यहाँ पर हमको क्या पता चला, नेचर के बारे में, हम वैल्यूज़ को देखकर बता सकते हैं प्लस में है कि माइनस में, उससे हमको पता चलेगा कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है कि आभासी है, यह आपको ध्यान, इससे नेचर से हमको पता चलता है ना। जब भी m निगेटिव में रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है। अब उसका वैल्यू अगर 1 से छोटा है ना, तो छोटा बनेगा, 1 के बराबर है तो वस्तु के बराबर साइज का होगा, 1 से बड़ा है तो हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बना होगा, ये आपको, यानी तीनों प्रकार के ये बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब, 1 से बड़ा भी बनाता है, 1 के बराबर भी बनाता है, 1 से छोटा बनाता है, याद आया ना बेटा। 1 के बराबर कहाँ बनता है, जब वस्तु को हम कहाँ रखते थे, वक्रता केंद्र में, याद आया, कहाँ रखते थे बेटा, वक्रता केंद्र। 1 से छोटा में कहाँ रखते थे, 2 पोजीशन में रखते थे, एक हम वस्तु को अनंत पर रखते थे, दूसरा अनंत और अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, तब बनता था। 1 से बड़ा कब बनता था, जब वस्तु कहाँ, इसकी भी 2 पोजीशन होती थी, एक होती थी कब, जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वस्तु को हमने कहाँ रखा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। दूसरा क्या रखते थे, जब वस्तु को हमने फोकस पर रखा। ये सारी बातें मैंने किसके लिए बताया बेटा, वस्तु के रूप में बताया, ठीक है, किसके रूप में बताया, वस्तु की पोजीशन को बताया हूँ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ तो आपको पता है m का वैल्यू क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, लेकिन नेचर में क्या रहेगा, पॉजिटिव, नेचर में क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो अवतल दर्पण दोनों प्रकार की इमेज फॉर्म करते हैं, वास्तविक और आभासी। उत्तल दर्पण सिर्फ और सिर्फ आभासी फॉर्म करता है, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं इसी में, है ना। जब हम इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे बेटा, तो उसके लिए हमको साइन जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, साइन, है ना।
चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, चिन्ह परिपाटी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये देखिए साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन, ठीक है ना, ये आ गया साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। दोनों दर्पण के लिए सेम होगा, हम चाहे अवतल दर्पण में डिस्कस कर लें या उत्तल दर्पण में, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कुछ कुछ खास बातों को आपको गौर कराऊं, है ना। जो बच्चे स्केप कर जाते हैं उसकी हमको समझ होनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ है वो बहुत फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर, वो हमको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है इसमें वस्तु, हमेशा याद रखिए वस्तु को हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं, शाइनिंग सरफेस साइड रखते हैं बेटा ऑब्जेक्ट को। वस्तु से जो चलने वाली किरणें होती है, वस्तु से जो चलने वाली किरणें होती है और दर्पण पर जो टकराती है, वस्तु से चलने वाली किरणें जो दर्पण से पर टकराती है, इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण। वस्तु से चलने वाली किरणें जो दर्पण पर टकराती है या दर्पण पर आपतित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण कहते हैं, ये आपतित किरण हुआ, क्लियर। ये हमेशा आपको ध्यान रखना, आप हमेशा को जो भी डायग्राम बनाते हैं बेटा हम लोग या जब भी यूज़ करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, वस्तु को लेफ्ट में रखते, कहीं भी रख सकते, क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो मैंने दर्पण को डायग्राम ऐसे बना दिया, ये भी तो अवतल दर्पण है ना बेटा। अब वस्तु इधर आया, देखिए वस्तु से चलने वाली किरणें जो दर्पण पर टकराएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण ही तो बोलेंगे ना, ये आपको ध्यान। दूसरी चीज, समस्त दूरियां, क्या बोला बेटा, समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाती, यहां से नापते बेटा। दूसरा पॉइंट क्या बोला, समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, ऑल द डिस्टेंस मेजरमेंट फ्रॉम एट पोल, एट पोल, ये आपका। अब आपतित प्रकाश की दिशा में, यानी आपतित प्रकाश इधर है तो आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां हमेशा क्या होगा, धनात्मक, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां, यानी इस दिशा में नापी गई जो दूरियां होंगी उसको क्या लिखेंगे बेटा, निगेटिव। क्या लिखेंगे बेटा, बोलो ना, निगेटिव, ये आपको ध्यान रखना। आपतित किरण की दिशा में नापी गई समस्त दूरियां धनात्मक और उसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड अपोजिट, या ऐसा बोल सकते हैं एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है बेटा। अब वस्तु के ऊपर, ये देखो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई, मुख्य अक्ष के ऊपर, ध्यान सुनिए बेटा, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे, और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक होती है, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक होती बेटा और मुख्य अक्ष के नीचे क्या होती है, ऋणात्मक, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर हम क्या नापते हैं, वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसके नीचे भी क्या नापेंगे, वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये साइन कन्वेंशन कहलाता है, ये आप अच्छे से याद रखें। बिना चिन्ह परिपाटी जाने आप दर्पण से संबंधित प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाएंगे, आगे जाकर हम जब लेंस का भी पढ़ेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको साइन कन्वेंशन बिल्कुल आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए, अच्छे से उसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा, गुड। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात याद रखिए अच्छे से, है ना। यू, ये देखिए यू क्या बताता है बेटा, यू बताता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ये आपको ध्यान, यू क्या कहलाता है, वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
फ्रॉम मिरर, हमेशा मिरर से नापना है बेटा। भी क्या कहलाता है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसको क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। थर्ड आता है बेटा स्मॉल एफ, इसको बोलते हैं अपन लोग फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये फोकस दूरी कहलाता है बेटा, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा देखो, है ना, एच आई, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, सही वर्ड यही है बेटा, है ना, याद रखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। लेकिन अब जब कई बहुत सारे राइटर्स लिखते क्या है यहाँ पर? प्रतिबिंब का आकार लिखते, आकार नहीं बेटा, आकार को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? साइज बोलते हैं। हमको उसकी मोटाई उटाई चौड़ाई से नहीं याद करना है ना, हमको तो क्या नापते हैं? उसको वर्टिकल हाइट नापते हैं। क्या नापते हैं? वर्टिकल हाइट, याद रखना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच ओ, एच ओ को बोलते हैं बेटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, याद रखें, है ना, वस्तु की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ इमेज, यह क्या कहलाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। एम को बोलते हैं बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना, रेखी आवर्धन क्षमता, रेखी आवर्धन क्षमता, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ आएगा स्मॉल एफ लिख दिया, कैपिटल आर, इसको बोलते हैं अपन लोग वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो ये सब नोटेशन यूटिलाइज होगा बेटा, ये आपको ध्यान रखिएगा, है ना, जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसके जो फार्मूलेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये सभी चीज़ दोनों दर्पण के लिए काम आएगा बेटा, जो जो हम फार्मूला बताएंगे दोनों दर्पण के लिए आएगा। पहला फार्मूला होता है ये वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध, है ना, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये होता है बेटा R बराबर 2F, R बराबर 2F, ये पहला फार्मूला बेटा। दूसरा फार्मूला होता है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, है ना, मिरर फार्मूला। क्या बोलते हैं बेटा? मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये आपको ध्यान रखना, ये दर्पण सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र, ठीक है, याद रखिएगा ना। ये दोनों दर्पण के लिए है, अवतल हो या उत्तल, ये आपको ध्यान। तीसरा आता है रेखी आवर्धन, है ना, रेखी आवर्धन, रेखी आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना, लीनियर। एम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा HI/HO माइनस V/U। ये तीसरा फार्मूला आपको जरूरत पड़ेगा। हमको इन्हीं 3 फार्मूले से ही बनाना है बेटा, है ना। आपको कॉन्सेप्ट इतना अच्छे क्लियर होने चाहिए, यही 3, क्योंकि अगर बहुत सारे बुकों में देखेंगे तो इसी को, इन दोनों को सॉल्व कर करके कुछ और फार्मूलेस लिखा रहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फार्मूला अगर अपन रटेंगे तो हमको परीक्षा में बहुत कन्फ्यूजन होता है। हमको सिंपल फार्मूले को यूटिलाइज करके सिंपल कॉन्सेप्ट से अच्छी तरीक़े से बनाना है क्वेश्चन, ताकि हम किसी प्रकार का वहाँ दुविधा में ना रहे, डाउट ही नहीं रहना चाहिए बेटा। इसलिए आप ज़्यादा फार्मूले पर नहीं, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये हमको 3 फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा और इस पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना।
न्यूमेरिकल बनाने के लिए सारे पॉइंट आपको अच्छे से डिस्कशन में रहना चाहिए बेटा, तब जब हम साइन पुट करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर u बाय नेक्स्ट पॉइंट, u सदैव निगेटिव होता है, याद रखिएगा, u ऑलवेज निगेटिव नेचर, ऑलवेज निगेटिव लेते बेटा, u हमेशा ऑलवेज क्या रहता है, निगेटिव होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान, u हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव, क्योंकि हमको वस्तु दिया रहता है, और वस्तु कहाँ रहता है, शाइनिंग सरफेस साइड रहता है, तो हमेशा उससे चलने वाली किरणों को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, तो u ऑलवेज निगेटिव होता है, किसी भी दर्पण के लिए, ठीक। दूसरी बात, कोई भी दर्पण हो, अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है या तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब है ना, अगर वास्तविक आभासी प्रतिबिंब है तो हमेशा m का साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। कोई भी दर्पण हो बेटा याद रखना, वास्तविक है तो हमेशा क्या रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, ठीक, हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। आभासी है तो पॉजिटिव, वास्तविक है तो निगेटिव, सभी दर्पण के लिए। अवतल दर्पण की बात कर लेते, स्पेशल अवतल दर्पण में है ना, एफ हमेशा क्या रहता है, एफ यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव प्रकृति का होता है। प्रतिबिंब तो कहीं भी बन सकता है, बट एफ और आर हमेशा क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। एफ मीन्स फोकस दूरी, आर मतलब वक्रता त्रिज्या, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज निगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, एफ और आर ऑलवेज क्या रहते हैं, पॉजिटिव, ऑलवेज क्या रहेंगे, पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, याद रखिएगा, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। एम का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब है तो पॉजिटिव रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब है तो निगेटिव, चाहे मिरर कोई भी हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक ठीक। थोड़ा सा और बात करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन ये है क्या। कई बार आप जब क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया रहता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब है ना, 2 गुना बड़ा बना है, 2 है ना छोटा बना है ना, इस तरीके की बात करता है। तो वास्तव में ये क्या बताता है, उसका मैग्निफिकेशन, वस्तु से कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये जब भी दिया जाएगा तो हमेशा m का मान आपको रखना है। जैसे मैंने बोला कि वस्तु का प्रतिबिंब है ना, वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बना है, तो 3 क्या लिखना पड़ेगा, m का मान है, याद रखना, ठीक है। जितना भी आपको गुना बोलता है, जितना भी साइज का बोलता है उसका 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितना भी, वो हमेशा m का वैल्यू है। अब उसका वास्तविक प्रतिबिंब है कि आभासी प्रतिबिंब, अब उसको देख लीजिए, आभासी है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस, और वास्तविक है तो माइनस। इस तरीके से हम इसका साइन पुट करते हैं, यह आपको ध्यान रखना, क्लियर। तो इस तरीके से आपको हमेशा आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्लियर बेटा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से बारीकी से एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। और आपको क्या बता सकते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ये भी फार्मूला आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अगर आप इस फार्मूले को F बराबर क्या लिख सकते हैं, R/2, F बराबर R/2, ऐसा है ना, F बराबर क्या लिखेंगे, R/2 भी लिख सकते हैं, हमने उसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये आपको ध्यान। तो इन चीज़ों को अगर आप इन पॉइंटों को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम इन पॉइंटों को ध्यान नहीं देंगे तो हमको प्रतिबिंब तकलीफ होगा। साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगा, जो वो चीज़ दिया रहता है, जो भी चीज़ हमको प्रश्न में गिवन दैट रहेगा, वो हमेशा कौन सा नेचर का होता है, उसका हमको साइन पुट करना है। जैसे वस्तु दिया तो उसका साइन पुट करेंगे, फोकल लेंथ दिया तो उसका साइन पुट करेंगे, जो भी चीज़ दिया रहेगा प्रश्न में हम उसको साइन सहित रखते हैं। और जब हम हल करते हैं तो जो चीज़ ज्ञात करते हैं वो हमेशा विथ साइन आएगा। क्या आएगा, विथ साइन, चिन्ह सहित आएगा।
जो चीज़ दिया जाता है उसे हमें चिन्ह सहित रखना है, और जो चीज़ ज्ञात करते हैं वो चिन्ह सहित आता है। वो क्या आता है? चिन्ह सहित आता है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए बेटा, फिर अगले लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? गुड।